हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग अगला लेक्चर बायो के अंतर्गत संभवतः यह 10वां लेक्चर होगा और सभी लेक्चर 20 मिनट से कम के ही हैं, कुछ तो 15 मिनट के भी हैं। तो मतलब 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे में आपको पूरा बायो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि हम चाहे होते तो 2-2 घंटे में 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में इसको ख़त्म कर देते, लेकिन इंटरनेट की समस्या की वजह से हमें छोटे लेक्चर आपको बनाकर देने पड़ रहे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट जितने पढ़ाए जा चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, उसके अलावा आपको भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सब कंप्लीट हो चुके हैं। जो चीज़ें भूगोल की बची हुई हैं उसको आगे मई महीने में एक आध लेक्चर बना दिया जाएगा उस पर। और पॉलिटी के भी 2 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं लक्ष्मीकांत से, बाकी लेक्चर भी आपको दिए जाएंगे मई महीने में। और बाकी और ये बायो आपका चल ही रहा है, साइंस वगैरह के, और जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी जल्द ही आपको लेक्चर मिलेंगे। तो साथ ही साथ सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर रेगुलर क्विज होते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो उस पर शेयर कर दी जाती है। ठीक है, और लिंक भी वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, यानी शरीर से कुछ चीज़ें हमारे बाहर निकलती, वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या है ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है कि मानव के उत्सर्जी तंत्र का मुख्य कार्य अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग आते हैं, जैसे वृक्क। तो ये क्या है, किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। लंग हो गया आपका, फेफड़ा हो गया। त्वचा आपकी स्किन हो गई, स्किन। तो स्किन कैसे, आपको पसीने वगैरह होते रहते हैं हमेशा, तो शरीर से वेस्ट मटेरियल निकलता रहता है। यकृत यानी लीवर भी है, और बड़ी आंत भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, बड़ी आंत, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जनरली लोग यकृत को नहीं मानेंगे, लंग को नहीं मानेंगे, बड़ी आंत को नहीं मानेंगे, लेकिन ये सब भी उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मनुष्य में मूत्राशय तंत्र, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नालिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। तो ये मूत्राशय तंत्र यानी यूरिनरी सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें थोड़ा सा आपको अजीब सा लगे, क्योंकि ये सब बायो के अंतर्गत तो और बेहतर तरीके से टीचर वगैरह पढ़ाते रहते हैं, है ना। तो चलिए वृक्क, किडनी के बारे में पहले देखते हैं। किडनी मनुष्य में वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। सेम का बीज अगर आप देखे होंगे तो आपको दिखेगा कि उसी प्रकार की आपकी किडनी होती है। 2 किडनियां होती हैं आपके शरीर में, है ना। तो सेम के बीज के आकार, अगर आपने सेम नहीं देखा होगा तो आप राजमा देखे होंगे, तो उस टाइप का भी सेम टू वैसे ही होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म और लंबी व कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे विक्राणु, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। याद रखिएगा, नेफ्रॉन जो है महत्वपूर्ण है। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह गुर्दे की वृक्क की निस्यंदन इकाई भी कहलाता है। वृक्क के 2 मुख्य कार्य हैं, उत्सर्जन एवं परासरण नियमन। 2 कार्य हैं, उत्सर्जन एवं परासरण नियमन। तो किडनी मतलब देखिए, कभी कभी आपने सुना भी होगा किडनी स्टोन हो जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पथरी हो जाती है, वृक्क में पथरी हो जाती है। उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है कि यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण जो होती है किडनी बन जाती है, किडनी स्टोन हो जाता है। यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। और ज़्यादातर मान लीजिए कुछ लोग बियर वगैरह का सेवन करते हैं, मतलब रेगुलर कभी भी मत करिएगा, और करिएगा भी तो मतलब हम नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको बियर पीनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक से भी ये सब किडनी वगैरह की समस्याएं जनरली आपको नहीं होंगी, है ना। और बाकी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज, रनिंग एक्सरसाइज, जिम वगैरह थोड़ा बहुत अगर कर रहे हैं तो भी ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ये सब एसिड जो है, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इन्हीं सब का कारण होते हैं। बैठे रहेंगे तब भी हो जाएगा। तो वृक्क में पथरी यानी किडनी स्टोन का मेन कारण क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। और मूत्र के स्रावण को डायूरेटिक औषधि द्वारा बढ़ाया जाता है। डायूरेटिक औषधि द्वारा बढ़ाया जाता है। एक होता है एडीएच,
है ना, हार्मोन होता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग बताइएगा। वैसे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, तो इसके बारे में हमें बताइएगा, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, उसको शायद वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो क्या होता है, अगर आप एल्कोहल पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन की समस्या होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें आप वैसोप्रेसिन ADH को थोड़ा सर्च करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। यूपीएससी यहाँ से पूछ चुका है, पीसीएस का नंबर है वो भी पूछेगा, है ना। उत्सर्जन निष्क्रियण, वृक्क क्या करता है, यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। वृक्क क्या करता है, यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है ना। यूरिया आदि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए वृक्क ही मुख्य अंग है। क्या है, किडनी ही मुख्य अंग है। यह रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जिसको किडनी की समस्याएं होती है तो उनका बार बार डायलिसिस होता है। यही रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस, जो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक होती है। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है शरीर का, जैसे हमारा हार्ट चल रहा है और उसके अलावा हमारा पाचन अपने आप चल रहा है, तो ये सब ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं शरीर के, है ना। इसका हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। ठीक है, उत्सर्जन ये किडनी का मूत्र का सामान्य घटक जल, लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल है। कीटोन और एल्ब्यूमिन असामान्य घटक हैं। कीटोन और एल्ब्यूमिन जो है असामान्य घटक हैं। अगर कीटोन और एल्ब्यूमिन आपकी यूरिन में है तो इसका मतलब कोई न कोई आपके शरीर में समस्या है। ठीक है, परासरण नियमन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। दो हमने नियम बताया कि उत्सर्जन करता है और परासरण नियमन है किसका, किडनी का कार्य। तो ऑस्मो रेगुलेशन शरीर में लवण एवं जल की मात्रा के नियंत्रण वृक्कों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो जल की मात्रा का नियंत्रण, लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण किडनी का महत्वपूर्ण कार्य है। आपने देख लिया लवण वगैरह के बारे में, यहाँ पर आपने देख लिया। अब यहाँ पर परासरण नियमन में है ना। तो यहाँ पर जल की मात्रा का नियंत्रण वृक्कों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, मनुष्य में अन्य उत्सर्जी तंत्र भी हैं, जैसे कि यहाँ पर है यकृत यानी लीवर। अब लीवर कैसे उत्सर्जी तंत्र है, यकृत विशेष एंजाइमों की सहायता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित कर रहा है, वृक्क, जो अमोनिया से कम हानिकारक होता है। ठीक है, यकृत में मृतक आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्तवर्धक का निर्माण होता है। मृतक आरबीसी की वजह से पित्तवर्धक पित्तरस के साथ आंतरस में पहुंचकर विष्टा के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये यकृत का कार्य है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। बाकी यकृत यानी लीवर की जो कार्य हैं वो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। अब अगर आप देखे होंगे तो अपने चैप्टर को, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको 2 पेज पीछे जाइए, वहाँ पर लिखा हुआ है, उसको एक बार और रिवाइज करिए, है ना। हमने आपको बताया कि इस बुक को और आप घटना चक्र लिए हैं तो उन दोनों को बेहतर तरीके से आप पढ़ लेते हैं। हम टिक करके बता रहे हैं कहाँ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आपको बता भी रहे हैं क्या क्या कार्य कर रहे हैं। बस आप रिवीजन करिए, 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन करिए। रिवीजन आपका इतना होना चाहिए कि आपको पेज तक याद हो जाना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ऐसे पेज नंबर नहीं, मतलब आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हाँ ऐसे यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें हैं, है ना। तो हाँ, अब बात करते हैं त्वचा की। त्वचा की श्वेत ग्रंथियाँ रुधिर से जल, लवण एवं यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलती हैं। इसमें क्या बताना है ना। साथ ही तैलीय ग्रंथियों के स्रावित सीबम भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है ना। तो त्वचा का एक और फेफड़े क्या हैं, फेफड़े श्वसन क्रिया के अंतर्गत श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में रुधिर में घुली CO2 का उत्सर्जन करते हैं। साथ ही यह जलवाष्प का भी उत्सर्जन करते हैं फेफड़े, है ना। तो फेफड़े का भी एक कार्य है। ओके, अब हम तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर नर्व सिस्टम के बारे में जो दिया गया है इसको हम एक अलग लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा भाषा है, थोड़ा सा टफ टाइप भाषा है, इसलिए हम अलग जगह पे आपको बताएंगे, अलग लेक्चर में आपको बताएंगे। हम कंकाल तंत्र पे पहुँचते हैं। कंकाल तंत्र जो हमारे शरीर का है, कंकाल हमारे शरीर में जो हड्डियाँ हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत बाल और नाखून आते हैं। कंकाल तंत्र 2 तरह से है, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य जो है एक्सो स्केलेटन जो है वो बाह्य कंकाल तंत्र आपके नाखून हो गए और बाल हो गए, ये भी कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। नाखून का अगला हिस्सा मृत कोशिकाओं से बने रहते हैं, इनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो नाखून और बाल किस चीज़ के बने होते हैं उसको आप लोग कमेंट करिएगा। हम पूछ भी चुके हैं, लोग कमेंट भी किए थे, लेकिन एक बार और करिएगा। ओके, अंतः कंकाल तंत्र, अंतः मतलब हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ हैं।
206 हड्डियाँ, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हड्डियाँ जुड़ जाती हैं और अंततः 206 हड्डियाँ ही हमारे शरीर में होती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट अस्थि का महत्वपूर्ण अवयव है। हड्डी का कैल्शियम फॉस्फेट यह मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन अस्थि का लगभग 33% बनाती है। कोलेजन प्रोटीन अस्थि का लगभग 33% बनाती है। तो कैल्शियम फॉस्फेट, कोलेजन प्रोटीन यहाँ पर याद रखिएगा, है ना। उम्र बढ़ने के साथ साथ अस्थि में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। बोन मिनरल डेंसिटी वगैरह भी होती है ना, टेस्ट होता है, तो अस्थि में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जो इसे अधिक भंगुर ब्रिटल बनाती है। ओके, तो उम्र बढ़ती जाएगी, इसलिए कैल्शियम वगैरह, मान लीजिए आप 50 के जब हो जाएंगे तो 50 के बाद आप लोग मतलब 6 मंथ में या 1 ईयर में अपने बॉडी का फुल चेकअप करवाइएगा। लंबा ज़िंदगी जीना है तब फुल चेकअप करवाइएगा। उसके बाद कैल्शियम वगैरह के टैबलेट वगैरह लीजिएगा, या फिर नेचुरल तरीके से कैल्शियम जिसमें पाया जाता है उन सब का सेवन करिएगा। दूध खाइएगा, है ना, दूध पीजिएगा और दही खाइएगा, ठीक है। लंबी और मोटी अस्थियों के बीच में एक खोखली गुहा भी पाई जाती है, जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। लंबी और मोटी हड्डियों के बीच एक खोखली गुहा होती है, जिसे मज्जा गुहा कहते हैं, मैरो कैविटी कहते हैं। इस गुहा में एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या? अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहा जाता है। और ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? ब्लड का निर्माण बोन मैरो में ही होता है ना, कमेंट करिएगा। अस्थियों की समान वृद्धि के लिए विटामिन डी आवश्यक है, सबको पता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। किसमें? बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य से। ओके, सूर्य की रोशनी जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे स्किन में इर्गेस्टिराल जो होता है वही चेंज हो जाता है विटामिन डी में। अगले वाले चैप्टर में उसको बताएंगे, है ना। और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है, यानी बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस अस्थियों में होने वाला दर्द युक्त जीवाणु संक्रमण होता है, जो स्टैफिलोकोकस नामक जीवाणु द्वारा होता है। स्टैफिलोकोकस नामक जीवाणु द्वारा होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये भी याद रखिए, क्योंकि अब यूपीपीसीएस थोड़ा अपडेट हो गया है और वो ऐसी चीज़ें पूछना चाहता है जो अभी तक कोई पढ़ा ना हो, है ना। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघ की हड्डी है, जिसको फीमर कहा जाता है, तथा सबसे छोटी कान की हड्डी है स्टेप्स। सबसे बड़ी फीमर और सबसे छोटी कान की स्टेप्स। अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को, हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट्स तथा मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, लिगामेंट्स कहते हैं अस्थि से अस्थि को, और मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। जानुफलक, जिसका दूसरा नाम जान्विक पटेला भी है, प्रत्येक घुटना देख रहे हैं अपना, प्रत्येक घुटने पर सामने की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार हड्डी होती है, इसे नी कैप कहते हैं। ये बीच वाली, नीचे वाली जो आपकी कटोरी है, यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है, उसे मोड़ने में सहायता करती है ना। ऐसी हड्डी सिस्माइड हड्डी कहलाती है। पटेला सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी है। पटेला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पटेला सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी है, याद रखिएगा। हमारे एक दोस्त थे, वो उनकी हाइट इतना ज़्यादा थी, हाइट मतलब कि 184 सेंटीमीटर, 184 या 186 सेंटीमीटर। वो इतने दुबले थे कि उनके पैर भी बहुत पतले थे। वो कहीं पर अगर कोई दीवार है लांघना है उसे, तो एक बार हमारे साथ जा रहे थे, वो दीवार लांघ रहे थे, उनका पैर ऐसे ही फंस गया। मतलब कि ये जो पटेला है वो वहीं पे फंस गया। अब वो पैर खुल नहीं रहा उनका कि पैर फैला दें, वहीं पर बैठ गए थे। उनके साथ बहुत समस्याएं थी इस प्रकार की, और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। तो उनकी हड्डी फंस गई थी, मतलब पैर ऐसे मुड़ा ही रह गया, खुल ही नहीं रहा। तो ऐसी भी समस्याएं होती हैं, इसलिए कैल्शियम वगैरह लेते रहा करिए, मतलब ऐसा आहार लिया करिए, है ना। चलिए, अच्छी कंकाल तंत्र जो है, 80 हड्डियाँ, ये सब छोड़िए, ये सब चीज़ें हम सीधे सीधे देखते हैं। पसलियों की संख्या हमारे शरीर में 24 हैं। 24 अस्थियाँ, पसलियाँ, रिप्स कितनी? 24 हैं। हमारे गर्दन में 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं, है ना। और यहाँ याद रखिएगा कि कलाई में, आपके हाथ में 8 हड्डियां हैं, हथेली में 5 हैं, उंगलियों में 14 हैं। काउंट करिए, उंगलियों में 3 सब में है 12, और 2 अंगूठे वाली 14 हैं, है ना। और आपकी हथेली में 5 हैं, कलाई में 8 हड्डियां हैं। ओके, ठीक है।
और यहाँ पर और पैर में आपकी 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। पैर में 26 हड्डियाँ हैं। कभी कभी पूछ दिया जा सकता है इस प्रकार का, शायद एक आध बार पूछा भी गया है, लेकिन इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा याद रखिएगा। कंकाल तंत्र के कुछ रोग हैं कंकाल तंत्र के। गठिया शरीर की अस्थियों को, गठिया गॉट बोलते हैं उसको। तो गठिया शरीर की अस्थियों की जोड़ों से संबंधित एक रोग है। इस रोग में जोड़ों के ऊपर की त्वचा पर सूजन, लालिमा तथा दर्द होता है। जोड़ों के ऊपर जो होता है सूजन, लालिमा तथा दर्द होता है। पैर के अंगूठे संबंधित मामले में गठिया को पोडेग्रा कहा जाता है। पोडेग्रा, पैर के अंगूठे संबंधित मामले में गठिया को पोडेग्रा कहा जाता है। गठिया रोग होने के कारण शरीर के रक्त में यूरिक अम्ल के स्तर का बढ़ जाना, यह यूरिक अम्ल क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों, टेंडन तथा जोड़ों के आसपास के ऊतकों में जमा हो जाता है। यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड की वजह से, है ना। बैठे रहेंगे चुपचाप। गठिया रोग ज़्यादातर वही होता है। इसको एक तरह से कहते हैं कि मतलब जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं, कि कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं दिन भर टीवी देख रहे हैं घर में बैठ के, आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब रोग आपको हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। एक्सरसाइज बहुत ही आवश्यक है। आपके शरीर का पूरा फंक्शन बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। आपका शरीर एक मशीन है, उसको सही तरीके से डाइट देते रहिए। मान लीजिए आपके पास 2 व्हीलर है, जब तक आप लोग पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं चलेगी, है ना। तो पेट्रोल इस प्रकार का आप लीजिए कि जिसमें कोई अशुद्धियाँ ना हो। सही तरीके से चने का सेवन करिए, स्प्राउटेड मूंग खाया करिए, दूध लीजिए, पनीर खाया करिए। और नॉनवेज यूज करते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो चिकन वगैरह का भी कभी कभी यूज किया करिए। मछलियाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें पाए जाते हैं। एग का सेवन करिए, उसमें प्रोटीन भी मिलता है। केला खाया करिए, एप्पल खाया करिए, उसमें पोटेशियम मिलता है। और पपीता खाया करिए, उसमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपके शरीर को बहुत सही रखती हैं। भले ही आप लोग 25 से 30 या 22 से 25-30 की एज में होंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको अभी से समझ में आ जाएंगी तो बेहतर होगा आने वाले समय में। अन्यथा हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो कहते हैं अरे हम चाय नहीं पिएंगे, हमें शुगर है, हमें ये समस्याएं, अरे हम ये नहीं खा पाएंगे, हमें वो समस्याएं, हम वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप अभी से अपनी डाइट सही तरीके से मेंटेन करेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको समस्याएं नहीं होंगी, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यूरिक एसिड वगैरह, गठिया को राजाओं की बीमारी अथवा धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है, वही हम ढूंढ रहे थे। तो धनी लोगों की बीमारी है। तो ज़्यादा धनी ना बैठिए, बैठे रहेंगे तो धनी लोग कितने इस धरती पर आए और चले गए। कितना भी पैसा रहा हो, कितना भी गुरूर रहा हो, पैसे का घमंड रहा हो, लोग आए इस धरती पर और इस धरती को छोड़ कर चले गए, है ना। तो पैसे की गर्मी की वजह से ये ना कहिएगा कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो ये सब गठिया रोग वगैरह हो जाएगा तो बड़ी समस्याएं होंगी जीवन में। ऑस्टियोपोरोसिस अगला रोग है। ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस भी है ना। ऑस्टियोपोरोसिस यह एक बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारी जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थि खनिज घनत्व, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। हड्डियों की प्रोटीन की मात्रा एवं प्रकार असामान्य हो जाते हैं। यह रोग हार्मोन एस्ट्रोजन की कमी, एस्ट्रोजन याद रखिएगा, एस्ट्रोजन की कमी, हार्मोन एस्ट्रोजन की कमी, हार्मोन एस्ट्रोजन की कमी। तो आप बताइएगा एस्ट्रोजन हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है या फिर महिलाओं में पाया जाता है, एस्ट्रोजन, या फिर दोनों लोगों में पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन की कमी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आदि के कारण होता है, आदि के कारण होता है, ठीक है। अब कई और भी चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पर दिख रहा है। तो टाइप 1 होता है जिसमें महिलाओं की रजनोवृत्ति मेनोपॉज के बाद इसके होने की संभावनाएं रहती हैं। टाइप 2 यह बीमारी स्त्री एवं पुरुष दोनों में 75 वर्ष की आयु के बाद होती है, परंतु महिलाओं में होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें और जो पूछा गया उसको कमेंट करिएगा। द्वितीय ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि यह स्त्री एवं पुरुष दोनों को किसी भी आयु में परेशान कर सकता है। अर्थराइटिस या अन्य कारणों से अस्थियों के जोड़ सही रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। इन जोड़ों को आर्थोप्लास्टी करके पुनः ठीक किया जाता है। तो आर्थोप्लास्टी के द्वारा इन जोड़ों को सही किया जाता है, ठीक है। अब ग्रंथियों की बात होंगी तो ग्रंथियों की बात हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और ग्रंथियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए अगले लेक्चर में देखेंगे और प्रयास रहेगा कि अगले लेक्चर में इनको ख़त्म कर दिया जाए। उसके अलावा हार्मोन्स, एंजाइम्स के बारे में हम लोग देखेंगे और जिस हार्मोन की बात कर रहे हैं हम इसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो उसमें कंप्लीट करेंगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे कि आप बोर हो जाएं, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर उसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो
तो हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस इन सब के बारे में हमने देख लिया, आर्थराइटिस के बारे में देख लिया, गठिया को राजाओं की बीमारी, धनी लोगों की बीमारी कहते हैं, और यूरिक एसिड के कारण गठिया रोग वगैरह हो जाता है। हड्डियों की बात हमने किया था, हमने कहा था 206 हड्डियाँ होती हैं, 300 हड्डियाँ जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें शुरुआत में 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन आने वाले समय में वो जुड़ जाती हैं। हमारे शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती हैं, रिब्स बोलते हैं। पैर में 26 हड्डियाँ हैं, और इसके अलावा कलाई में 8, हथेली में 5, उंगलियों में 14। ओके। और इसके अलावा यहाँ पर हमने और एक चीज़ें देखी थी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांघ की हड्डी, सबसे छोटी स्टेप्स कान की हड्डी, लिगामेंट्स अस्थि से अस्थि के जोड़ को कहते हैं, और अस्थि और मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। जाह्नविक पटेला जिसको नी कैप भी कहते हैं, ये आपके घुटने वाली, जिसको ये सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया होता है, और बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। ओके। यह जो है कि स्टाफिलोकोकस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अस्थि मज्जा जो होता है हड्डियों के बीच में ही होता है ना यहाँ पर, तो जहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया बताइएगा। कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह की हड्डियाँ बनी होती हैं, और एक्सोस्केलेटन में बाल और नाखून भी आते हैं। आपके क्वेश्चन जो पूछा गया उसको बताइएगा आप लोग। और यहाँ पर और चीज़ें हमने देखा, और इसके अलावा हमने इसको बताया कि इस चैप्टर को, इसमें ज़्यादा चीज़ें दी गई, इसको कम में कंप्लीट किया जाएगा। और हड्डी वृक्क यानी किडनी में पथरी जो होती है, स्टोन होता है, वो किसके कारण होता है? वो यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण होता है। ओके। और वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। यकृत लीवर के बारे में हमने देखा। और वृक्क जो होता है कि नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें आपकी ये किडनी हो गई, इन सब के बारे में आपने देख लिया, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत देख लिया आपने। अब हम लोग अगले लेक्चर्स में हार्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण चैप्टर था, कई लेक्चर इसमें आपको देखने को मिले, और सब कुछ आपको लगभग बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और आप एक तरह से अगर सही तरीके से पढ़े हैं, सही तरीके से लेक्चर देखे हैं, बार बार रिवाइज करें हैं, तो आपको एक डॉक्टर बनने की फीलिंग आ रही होगी कि अरे मैं तो डॉक्टर हो गया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जान गए। हमारा देखिए लीवर यहाँ पर है, लीवर का काम क्या है, हाउसवाइफ है, जिगर है हमारा, है ना, हमारा हार्ट है, जिसका काम क्या है कि ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। ठीक है। उसके अलावा सब हमारे दांत है, टाइलिन, लाइसोजाइम, इन सब के बारे में हम सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। बहुत सी चीज़ें, हमारे दांत किस चीज़ के बने हैं, है ना, और हमारे भोजन पाचन कैसे होता है, सब कुछ हमने देखा, श्वसन कैसे होता है, सब देख लिए। तो इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे, बेसिक नॉलेज तो आपका लगभग सही हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।